ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। सर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता क्या है? सर एक सिंपल सी बात समझिए, आपकी फर्म ने अगर 100 रुपए कमाए हैं और 100 रुपए में से अगर आपको उस एम्प्लॉय को जिसके वजह से आपने ये पैसे कमाए हैं उससे भी प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाना है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जितना फर्म कमाएंगी उतना हमारा एम्प्लॉय भी कमाएगा। तो हम एम्प्लॉय को अपने प्रॉफिट में से जब पैसा देते हैं तो उसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। हम प्रॉफिट का शेयर, उसका एक हिस्सा अपने एम्प्लॉइज के साथ में शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर देखते हैं कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में हम ये समझेंगे। तो कोना प्रिसाइज सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती है स्विच गियर और डिजाइन करती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं उन्हें डिजाइन करने का इनका काम है, जो कि हम कस्टमर्स को बेचते हैं अपने रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से पूरे देश भर में। ओके, सीपीसी एंजॉय करती है हाई रेपुटेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स, अपने स्पेशली वर्कर्स के बीच में। सर स्टेक होल्डर्स में सब आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉइज भी आ गए, आपके शेयर होल्डर्स भी आ गए जिनसे आप माल खरीदते हैं, आपके सप्लायर्स भी आ गए, आपके डेटर्स भी आ गए, हर कोई आपके स्टेक होल्डर में आता है। हर किसी का ख्याल रखना एक अच्छे बिजनेस की निशानी होती है। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट या फिर ह्यूमन रिसोर्स अगर मैं कहूं जो कि आपके एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं आप, उसे चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि आप कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपका एट्रिशन रेट यानी कि लोगों का निकलना आपके ऑर्गेनाइजेशन से काफी कम है, यानी कि आप अच्छा काम करते हैं। ओके, तो ये एट्रिशन रेट कम क्यों है? क्योंकि हमारी यूजर फ्रेंडली, कहां लिखा है ये देखो हमारी एक एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज होती है इन रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सर कोई भी एम्प्लॉय की एक इच्छा होती है कि क्या काश मुझे सर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अगर मेरा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा उसमें हाथ है और मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन कमा रही तो मुझे भी खुशी मिलती है। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉइज को देते हो तो उन्हें काफी खुशी होती है, उनके एक्सपीरियंस गेन होता है और वो चाहेंगे कि आपके साथ जिंदगी भर वो बने रहे। कोना प्रिसाइज सॉल्यूशन अप्लाई करता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान 3 साल पहले से, अब तक 3 साल हो चुके हैं उसको। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी प्रॉफिट कैसे बटेगा, क्या होगा उसका, जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सीपीसी रिस्पांसिबल होगा टू मेक अवेलेबल द प्रॉफिट शेयरिंग पूल। सर एक पूल तैयार होगा, जो भी पैसे का बंटवारा होगा इस पूल में से ही होगा। तो कितने रुपए का पूल होगा, क्या होगा, वो यहां पे दिया हुआ है। 30% ऑफ द अर्निंग बिफोर टैक्सेस, जो आप साल भर में कमाते हो उसका 30% टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। सर सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस चलाता है प्रॉफिट करने के लिए तो सबसे पहले आपने मिनिमम डिसाइड किया कि मुझे कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना है। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो 10 करोड़ आपका मिनिमम अमाउंट हो गया। और 30% ऑफ द ईबीआईटी, 30% ऑफ द ईबीआईटी यानी कि आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना भी अमाउंट होगा उसका 30% आपका अमाउंट इतने हद तक कितना हो गया, 30% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और ये आपका हो गया 10 करोड़। मान लीजिए कि कम से कम आपको 10 करोड़ कमाने और आपने 12 करोड़ कमा लिए। 10 करोड़ आपको कमाना है और आपने 30% ऑफ द ईबीआईटी आपका 12 करोड़ होता है, तो ये जो 2 करोड़ रुपए है इसका आपको अमाउंट मिल जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग पूल का। तो इस प्रकार से पहला अमाउंट हमें प्रॉफिट शेयरिंग पूल का मिल गया। इसने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि आपका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग पूल जो होने वाला है वो होने वाला है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। जैसे कि मैंने आपको 3 लिमिट बता दी, 1, 2, 3। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग पूल का अमाउंट होगा। पहला अमाउंट हमने देख लिया। सेकंड अमाउंट होगा आपका 0.75% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू। जो भी आपके बिजनेस में माल बेचा जाता है उसका जो पैसा आता है पूरे साल का टोटल कर लीजिए तो आपको ग्रॉस रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद में एब्सोल्यूट अमाउंट आपका 2.5 करोड़। तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका होगा क्या, पूल अमाउंट। अब सेकेंड आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई कि मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है, वो होने वाला है एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। जो इंडस्ट्री ग्रुप का पिछले 3 साल का एवरेज है उसे हम लेना पड़ेगा। और उसके बाद में वो बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग पूल में इन प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ दैट एम्प्लॉय सैलरी टू द टोटल सैलरी ऑफ दैट डिविजन। सर सिंपल सी बात है, मैं अगर एक एम्प्लॉय हूं और मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म ऑफ सैलरी, और अगर मेरे जितने भी एम्प्लॉइज है सबकी सैलरी का टोटल मिला लो तो 1 करोड़ होता है। तो मेरी सैलरी 10 लाख रुपए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की सैलरी का टोटल कर ले तो 1 करोड़ होता है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि मैं कितना परसेंट अपने एम्प्लॉइज के रेशियो से कितना परसेंट मैं कमाता हूं, तो सर पूरे एम्प्लॉइज की सैलरी होती है 1 करोड़ की और मेरी है सैलरी 10 करोड़ की, सॉरी 10 लाख रुपीस की, तो मेरा रेशियो होता है कितना, 10% का। तो मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी का 10% कमा रहा हूं। तो जितना भी प्रॉफिट शेयर पूल का जो अमाउंट निकलेगा, जो हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उसका 10% मुझे मिल जाएगा। तो हर एक एम्प्लॉय को कितना प्रॉफिट शेयरिंग पूल से हिस्सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज की सैलरी का हिस्सा उसे कितना मिलता है, तो उतना परसेंट उसे मिल जाएगा।
ओके बाकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई कि हमने अर्निंग बिफोर टैक्स साल में हमने कितना पैसा कमाया है टैक्स देने से पहले, वो दिया हुआ ये हमें सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आने वाली है। आइए सर स्पीडली क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं आंसर को। एक्सप्लेन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान आपका कैसे मदद कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, देखिए इसका सॉल्यूशन मेरे साथ में। सबसे पहले मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी आपको ग्रेज देख रहे हैं ये मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, आईसीएन आपको डाल के नहीं दिया, ताकि आप क्वेश्चन सोल्व करते समय भी खुद से एनालिसिस करके खुद से सवाल पूछे कि क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन के अंदर में भी आंसर जब आप पढ़ रहे हो तो आंसर के भी सब क्वेश्चन आप बना दीजिए, तो आपको बहुत इजी होगा पढ़ने में। तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल है क्या, ये जो चीज है ना सर, ये क्या है, एक ग्रुप इंसेंटिव अरेंजमेंट है जहां पे कैश बोनस पे किया जाता है वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को। और किससे कैलकुलेट होता है ये सर, रिपोर्टेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम साल भर कमाते हैं उसमें से ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद में क्या है सर, ये ऑफ द कंसर्न डिविजन ऑफ द एंटिटी एज अ होल। द शेयरिंग प्लान कैन बी कॉम्पेंसेशन प्लान बोल सकते हो, और ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है। सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक महीने में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं कि आपको कितने रुपए उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। सर अगर मेरा प्रॉफिट ही जीरो है, मैंने एक रुपए भी प्रॉफिट नहीं कमाया है और मेरा सैलरी पूरा इस पे डिपेंड करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कितना है, तो सर मुझे यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव या फिर कोई भी शेयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे प्रॉफिट से ही पूरा पैसा बट के हमें मिलने वाला था। तो प्रॉफिट ही नहीं है तो कुछ अमाउंट मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। सेकेंड है, इसमें क्या इंक्लूड होता है सर, क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में कौन सी बातों का ख्याल रखना है सर। सबसे पहली बात, आपको कितना परसेंट शेयर मिलने वाला है, कितना प्रतिशत आपका हिस्सा होने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में, मुझे ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉइज इसके लिए एलिजिबल है। सर अगर हमारे पास में 100 एम्प्लॉइज है तो क्या 100 के 100 एम्प्लॉइज को इस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं। कुछ चुनिंदा जो कि गिने चुने हैं, जो कि अच्छा काम करते हैं या फिर जिनका हमने इसमें नाम लिखाया है या फिर जो चुने गए हैं इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए, वो एम्प्लॉइज इसमें आएंगे। तो दो बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात, रेशियो ऑफ द पार्टिसिपेशन। सर अगर 50 एम्प्लॉय है या फिर 5 एम्प्लॉय है तो 5 एम्प्लॉइज में पैसा कैसे बटेगा, वो भी हमें रेशियो ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि 2 एम्प्लॉय है तो उनके बीच में 50-50% पे बटेगा या फिर 75-25 के रेशियो से, तो वो रेशियो भी हमें पहले डिसाइड करना है। और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में टर्म्स एंड कंडीशन में ये बातें लिखी होनी चाहिए कि हम उसका रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे या फिर कौन से रेशियो से वो पैसे बटने वाले हैं। और फोर्थ है कि हमारा फॉर्मूला डिसाइड होना चाहिए पैसे बटने का। सर हर बार नए लोग आ रहे हैं या फिर कैसा भी हो रहा है तो सिस्टम को एक प्रॉपर्ली अकॉर्डिंगली आपको एक फॉर्मूला इनबिल्ड करके देना होगा कि हमें काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सैलरी डिसबर्स करनी है, पूरा वहीं से कैलकुलेशन मिल जाना चाहिए। तो फॉर्मूला भी हमें पहले ही डेवलप करके रखना है कि किसको कितना होना चाहिए, उसके लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होना चाहिए। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को हम कहां यूज कर सकते हैं, 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। कौन सी, अभी तक हमने सर देख लिया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान कहां है, क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें इंक्लूड होती है। और तीसरी बात, हम इसे क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रॉफिट में से किसी भी एम्प्लॉय को हिस्सा दे रहे हो तो इससे मैं कह सकता हूं कि आपके एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ये आपके एम्प्लॉइज के लिए क्या काम करेगा, मोटिवेशन का। सर किसी भी एम्प्लॉय को हमेशा से लगता है कि जितना भी बिजनेस कमा रहा है वो मेरे वजह से कमा रहे हैं और मेरे वजह से कमाए हुए पैसे को आपका सेठ लेके जाता है या फिर आपका जो ओनर है वो लेके जाता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो अगर हम उसमें प्रॉफिट में से उसे कुछ हिस्सा दे दे तो हमेशा वो खुश होगा, मोटिवेट होगा हमारे पास में आगे काम करने के लिए। तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग विद अस। आगे देखते हैं सर, इसने क्या कहा, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल का कह सकते हैं और बहुत अच्छा टूल है ये हमारे लिए। और इसे हम कहते हैं प्री स्टेज ऑफ काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप धीरे धीरे टुकड़ों में उसका काम बांट लीजिए, तो एक दिन आप बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली वो चीज कर लेंगे। लेकिन एक साथ एक ही दिन में अगर वो झुंड बना के आप बैठ जाओगे और कोशिश करोगे वो काम करने की तो नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का इस्तेमाल करके भी हम अपने टारगेट्स को जो भी अचीव करना चाहते हैं, धीरे धीरे हम अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारे एम्प्लॉइज को साथ में लेके, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके हम एक दिन वो जरूर अचीव कर लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है। सेकंड पॉइंट उसने कहा है कि आपको कंप्यूट करना है आपका प्रॉफिट शेयरिंग पूल का अमाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते हुए बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग पूल अमाउंट निकालने के लिए उसने 3 लिमिट्स दी हुई है। सबसे पहली लिमिट उसने जो दी थी कि हमें 30% ऑफ द अर्निंग बिफोर टैक्सेस लेना है। कितना लेना है, 30% ऑफ द अर्निंग बिफोर टैक्सेस। और अर्निंग बिफोर टैक्सेस का फिगर आपने ऊपर देखने होगा क्वेश्चन में कि 40 करोड़ रुपीस है। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर आता है कि 30% ऑफ 40 करोड़ रुपीस हमारा होता है 12 करोड़ रुपीस। और उसने कहा था कि आपका कम से कम मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, वो है आपका इंडस्ट्री के लास्ट 3 इयर्स का एवरेज। इंडस्ट्री के लास्ट 3 इयर्स एवरेज, इंडस्ट्रीज लास्ट 3 इयर्स का जो हमें एवरेज लेना है। तो इंडस्ट्री के पिछले 3 साल का एवरेज होता है आपका 8% ऑफ व्हाट, 120 करोड़। मैं आपको क्वेश्चन से एक बार दिखा देता हूं, जल्दी से देखिए मेरे साथ में। दिस इज व्हाट, ये है नेट ऑपरेटिंग एसेट्स आपके 120 करोड़। और कहां पे लिखा है सर, ये देखो
minimum acceptable target profit margin will be equal to the average of the last 3 years net operating profit of the industrial group. आपका इंडस्ट्रियल ग्रुप का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका इंडस्ट्रियल का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये देखिए इंडस्ट्री का लास्ट 3 इयर्स का हमारा कितना होता है प्रॉफिट, ये होता है 8% ऑफ द नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके लिए उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पिछले 3 साल का एवरेज का जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना है, हमारा है 8% ऑफ द नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। तो नेट ऑपरेटिंग एसेट्स हमारे 120 करोड़ के, उसका 8% हम ले लेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए मेरे साथ में, दिस इज 8% ऑफ 120 करोड़, इतना मुझे 9.6 करोड़ कम से कम कमाना है, और 30% ऑफ द ईबीआईटी स्टैंड्स टू 12 करोड़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट पूल अमाउंट निकल जाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, टू द एक्सटेंट वाली लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज माय फर्स्ट लिमिट, और सेकंड लिमिट हमारी होती है 0.75% ऑफ द टर्नओवर। 0.75% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू हमारा है रेवेन्यू 360 करोड़ का, उसका 0.75% हम करेंगे तो 2.7 करोड़ रुपीस आते हैं। तो ये हमारी होती है सेकंड लिमिट, एंड थर्ड लिमिट विल बी एब्सोल्यूट लिमिट, यानी कि इतना अमाउंट ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ अमाउंट, इन तीनों में से जो भी कम रहेगा, जो कि मिनिमम रहेगा, हमें वो डिसाइड करना है, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट पूल अमाउंट। तो 2.4 करोड़, 2.7 करोड़, 2.5 करोड़, तीनों में से जो भी कम अमाउंट है, यानी कि हमारा जो 2.4 करोड़, इसे हम डिसाइड कर लेंगे एज माय प्रॉफिट शेयर पूल अमाउंट। ये देखिए प्रॉफिट शेयर पूल अमाउंट विल बी 2.4 करोड़, दिस इज और फाइनल अमाउंट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, उसने कहा है कि एक विनीत शुक्ला करके एक इंसान है, दिखा देता हूं आपको एक बार क्वेश्चन में। यहां पे देखिए सर, अगर हमारे पास में एक इंसान है जिसका नाम विनीत शुक्ला है, और उसकी सैलरी अगर 36 लाख रुपए है, और इससे इस प्रॉफिट शेयरिंग पूल में अगर वो हिस्सेदार है, तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल में से उसे कितना अमाउंट मिलेगा? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू कंप्यूट द अमाउंट दैट मिस्टर विनीत शुक्ला विल गेट आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग पूल इफ हिज सैलरी इज 36 लाख रुपीस, राइट। तो अगर उसकी सैलरी 36 लाख रुपए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए सर कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ये प्रॉफिट शेयरिंग पूल बट रहा है, वहां पे टोटल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, क्योंकि हम रेशियो देखना चाहते हैं कि विनीत शुक्ला को बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में कितना परसेंट रेशियो होता है टोटल सैलरी का। ये देखिए सर, क्वेश्चन में देखिए यहां पे लिखा है कि यहां पे हम पेमेंट ऑफ सैलरी, द टोटल रेलेवेंट पेमेंट ऑफ सैलरी, टोटल मतलब सारे एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा 42 करोड़ रुपीस का। तो सर 42 करोड़ रुपीस का हम टोटल एम्प्लॉइज का पेमेंट करते हैं, और विनीत शुक्ला का पेमेंट कितना निकलता है? विनीत शुक्ला की सैलरी है 36 लाख रुपए की। तो क्या आप मुझे रेशियो बता सकते हैं कि मिस्टर विनीत शुक्ला का रेशियो कितना होता है पूरे एम्प्लॉइज की सैलरी का? यहां पे देखिए, This is 36 लाख रुपीस है मिस्टर विनीत शुक्ला की सैलरी, और हमारे कितने थे 42 करोड़ हमारे बाकी एम्प्लॉइज की, टोटल एम्प्लॉइज की सैलरी मिला के, जिसमें विनीत शुक्ला का भी इंक्लूड है और बाकी सारे एम्प्लॉइज भी इंक्लूड है। और हमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग पूल में से हिस्सा चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग पूल अमाउंट हमारा 2.4 करोड़ रुपीस था। सबसे पहले हम रेशियो देख लेंगे विनीत शुक्ला का रेशियो कितना है, ये कैलकुलेट करेंगे साथ में। This is 36, 1 2 3 4 5 6 7, this is 36, दिस इज 36 लाख रुपीस, और हमारा चाहिए हमें डिवाइड बाय 42 करोड़, दिस इज 42 करोड़। तो हमारा सर परसेंटेज आ गया है कि विनीत शुक्ला को नॉट इवन 1%, वो 1% का भी हिस्सेदार नहीं है, उसकी सैलरी का परसेंटेज होता है 0.85 उसकी सैलरी का होता है परसेंटेज, और इसे हम लगाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग पूल में इंटू 2.4 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स टू व्हाट, This comes to 2,05,714. 2,05,714 की इसकी हिस्सेदारी होंगी, जो कि 1% से भी कम है। सर हमने क्या किया है, सिंपल सा कैलकुलेशन, विनीत शुक्ला की सैलरी डिवाइड बाय उसकी टोटल सैलरी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें विनीत शुक्ला का भी इंक्लूड है, और ये आ गया हमारा एक रेशियो जो कि हमारा 0.85% आया था। 0.85% इंटू 2.4 करोड़ जो कि हमारा पूल अमाउंट है, तो विनीत शुक्ला का अमाउंट उसमें आ चुका है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आइए। सर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, सिंथेसाइज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान कवरिंग लिमिटेशन। सर सिंथेसाइज का मतलब होता है कि रिव्यू करके बताइए, आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमें बताएं कि इस प्लान में आपको क्या गलती लग रही है। सब कुछ तो सही चल रहा है सर, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। नहीं सर, इसमें कमी है। मैं आपसे पूछता हूं सर कि अगर विनीत शुक्ला करके जो एक इंसान है जो हमारे पास में काम करता है, और वो 12 महीने आता है और अपनी सैलरी ड्रॉ करके चले जाता है और कुछ काम नहीं करता है, ऐसे इंसान को आप 36 लाख रुपए तो फिक्स सैलरी दे ही रहे हो, और प्रॉफिट शेयरिंग में से प्रॉफिट जो कि हर इंसान ने बहुत ही मेहनत से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करके कमाया है, उसमें से भी उसको एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है, तो क्या आपको उसको हिस्सा देना चाहिए उसमें से? सर आप फिलहाल तो दे रहे हो,
जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में देखा कि आप उसे 2,05,714 रुपीज तो दे रहे हो। वो क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका कैलकुलेशन का जो बेसिस है वो इस बेस पे है कि आपकी जो टोटल सैलरी में से जो परसेंटेज आता है, यानी कि जो आपका 0.85% रेशियो निकल रहा था, आपने सीधा वो पूल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उस इंसान को उसके पैसे दे दिए। क्या ये कैलकुलेशन सही है? क्या इसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जज होना चाहिए? क्या जो इंसान जो बहुत मेहनत से काम करे लेकिन उसकी सैलरी का अमाउंट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए साल का है, क्या उस इंसान के साथ में नाइंसाफी नहीं हो रही है? सर बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। अगर आप इस प्रकार से काम चलाएंगे कि जिसकी सैलरी ज्यादा है और उससे हम ज्यादा हिस्सा देंगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाएंगे, काम करने से 100 बार सोचेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने खून पसीने मेहनत की का जितनी भी मेहनत करूं मुझे उसका पैसा नहीं मिलने वाला है, तो मैं अगली बार से यहां पे काम नहीं करूंगा। इफ यू वांट टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को हमेशा मोटिवेटेड रखना है और ये देखना है कि जिसने सही काम किया है उससे ही पैसा मिलना चाहिए, तो आपको अपना पेमेंट करने का सिस्टम चेंज करना होगा, आपको पैसे बांटने का सिस्टम अपना चेंज करना होगा। फिलहाल जो हमारे पैसे बांटने का सिस्टम है वो हमारे पेमेंट के बेसिस पे, हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी के बेसिस पे डिपेंड करता है। क्यों ना एक नया सिस्टम डेवलप करे और हमारे जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग की जाए 1 to 10 के हिसाब से। जो कि 1 है उसने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, जिसने 10 नंबर स्कोर किया है उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम चालू करो, जिसका 10 ग्रेड है उससे एक रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट का शेयर दे, पैसा दे, उसे अच्छा हिस्सा दे हमारे प्रॉफिट में, और जिसने कुछ काम नहीं किया भले उसकी सैलरी कितनी भी हो उससे हम कोई हिस्सा नहीं देने वाले, तो इससे एक फेयर डील होगी, विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा, आपके एम्प्लॉइज आपसे हमेशा सेटिस्फाइड होंगे, झगड़े नहीं होंगे और एक परफेक्ट प्लान होगा। तो ये लिमिटेशन हम अपने एग्जाम में लिख के अपने एग्जामिनर को समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, if the profit sharing plan is a group incentive arrangement where each member of the group, हर एक मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रॉफिट में, in the ratio either scored by him, जितना उसने स्कोर किया है, जितना उसने 1 to 10 के बेसिस पे स्कोर किया है, तो ये अच्छी बात है, ये वैलिड है, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ कब आती है साहब? ये देखिए, but if the share of the profit is calculated upon wages, यानी कि जितना पैसा आप ड्रॉ करते हो, अगर उसके बेसिस पे, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा, अगर उसके बेसिस पे आपका काम होता है तो वर्कर में बी अंडर परफॉर्मिंग गेटिंग शेयर, जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उसे भी हिस्सा मिल जाएगा। इस केसेस में ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सर हम क्या बोलते हैं कि जिसने काम किया, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसने शिद्दत से ऑर्गेनाइजेशन के लिए खून पसीना एक किया है, उससे ही पैसा मिलना चाहिए। अगर हम इनकी तरफ वेजेस के बेसिस पे आ गए तो सर बहुत गलत हो जाएगा, राइट? तो ये हमारे लिए एक अनड्यू है, गलत शेयर है, इस तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो मेजर लिमिटेशन जो है वो उसके इनहेरेंट नेचर में ही है। इनहेरेंट नेचर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का जो फिलहाल है उसके अंदर में ही गलतियां छुपी हुई है इस प्रकार से। तो ये होता है सर हमारे क्वेश्चन का एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।